Hello students, good evening all of you. Very warm welcome in my YouTube channel Zoology Classes. Previously we discussed about a plant cells or animal cells. Today we will discuss a very common topic, differences between plant cell and animal cells. You know very well both plant cell and animal cells are included in eukaryotic cells, and last video we will discuss about a detailed structure of plant cells and animal cells. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल पादप कोशिका और एनिमल सेल जंतु कोशिका के मध्य पाए जाने वाले मेजर डिफरेंसेस के बारे में। प्रीवियसली हमने अच्छी तरीके से यूकैरियोटिक सेल के दोनों टिपिकल सेल्स एनिमल सेल और प्लांट सेल्स का डिटेल से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू से स्टडी की थी, और आई होप आपको वो दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। तो उसी के बेसिस पे हम मेजर डिफरेंस देखते हैं। बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर सेल वॉल की या कोशिका भित्ति। आप सब जानते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कवर्ड बाय रिजिड सेल्यूलोजिक सेल वॉल, अर्थात ये दृढ़ सेल्यूलोज से बनी होती है जो कि अप्रत्यास्थ या नॉन इलास्टिक होती है और डेड सब्सटेंसेस शो करती है, अर्थात निर्जीव प्रकार की होती है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति निर्जीव अप्रत्यास्थ व दृढ़ प्रकार की होती है जो सेलुलोज नामक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। आप सब ने देखा होगा, जैसे हम बात करते हैं एल्गा की या शैवाल की, तो शैवाल में विभिन्न प्रकार की पॉलीसेकेराइड्स से मिलकर बनी होती है। इनके अलावा हम बात करें फंजाई की तो उनमें काइटिन से मिलकर बनी होती है। बात करते हैं एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट, ओनली फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यहाँ कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, केवल लचीली कोशिका झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं वह उपस्थित होती है। तो एनिमल सेल्स की विशेषता होती है कि उसमें दृढ़ संरचना के रूप में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसलिए एनिमल सेल्स का शेप साइज बनाए मेंटेन रखने का कार्य सेल मेम्ब्रेन करती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड, हरित लवक एवं लवक। लवक या हरित लवकों की बात करें तो प्लांट सेल्स में मैंने डिस्कस किया था, क्लोरोप्लास्ट एंड अदर प्लास्टिड आर प्रेजेंट। हरित लवक के साथ साथ अन्य लवक भी उनमें उपस्थित होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है आदि वर्णक हायर प्लांट्स में देखे जाते हैं और लोअर प्लांट्स में भी देखे जाते हैं, जिनके आधार पे कई प्लांट सेल्स विभिन्न प्रकार के कलर कॉम्बिनेशंस शो करती है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण विभिन्न प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन प्लांट सेल्स की विशेषता है। जबकि बात करें हम एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में क्लियरली ये एब्सेंट होते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के कोई लवक देखने को नहीं मिलते हैं, चाहे वो वर्णीय लवक हो, अवर्णीय लवक हो या हरित लवक हो, तीनों ही सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। और इसी के मोड पे हम ये कह सकते हैं कि प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ऑटोट्रोपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, जबकि एनिमल सेल्स की बात करें तो यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक प्रकार का होता है, अर्थात विषमपोषी प्रकार का पोषण इनमें देखने को मिलता है और ये अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो न्यूक्लियस या केंद्र की चर्चा करें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर पेरिफेरल रीजन। अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो न्यूक्लियस या केंद्रक परिधीय क्षेत्र में उपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो कि पादप कोशिका में वैक्यूल्स उपस्थित होती है अपर रीजन में, या आप कह सकते हो पेरिफेरल रीजन में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अपने आप को सेंटर में पोजीशन नहीं रख पाता है। अतः लार्ज वैक्यूल की उपस्थिति के कारण न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन या परिधीय क्षेत्र में उपस्थित होता है।
जबकि बात करें हम एनिमल सेल्स की तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, न्यूक्लियस यहाँ केंद्र में उपस्थित होता है। एज द वैक्यूल्स आर स्मॉल, क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली रिक्तिकाएँ सामान्यतः छोटी होती है। इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। जबकि प्लांट्स में नंबर की बात करें तो प्लांट्स में सामान्यतः सिंगल वैक्यूल्स उपस्थित रहती है जिनकी साइज लार्ज होती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें जब वैक्यूल्स या रिक्तिका की, तो प्लांट सेल्स में अभी मैंने बताया था लार्ज सिंगल वैक्यूल्स प्रेजेंट, एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है जो कि प्लांट सेल्स का लगभग 30 से 80% भाग बनाती है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान होगा 30 से 80% भाग बनाने का कार्य इनमें पाई जाने वाली रिक्तिका करती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फ्लूइड वैक्यूल्स एब्सेंट, संकुचनशील धानी और खाद्य धानी या संकुचनशील रिक्तिका या खाद्य रिक्तिका इनमें अनुपस्थित होती है। जबकि बात करें हम एनिमल सेल्स की तो मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट, कई सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फ्लूइड वैक्यूल्स प्रेजेंट, और संकुचनशील खाद्य धानी दोनों उपस्थित होती है। संकुचनशील धानी और खाद्य धानी दोनों का अलग अलग फंक्शन है। संकुचनशील धानी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एनिमल सेल्स में ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है या प्राशन नियमन का कार्य करती है, और वाटर रेगुलेशन या जल नियमन का कार्य करती है। अर्थात कई एक्वेटिक हैबिटेट्स के एनिमल्स में आपने देखा होगा, फ्रेश वाटर हैबिटेट हो चाहे मराइन वाटर हैबिटेट हो, दोनों में पाई जाने वाली फिशेज के मध्य वाटर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, जिसकी वजह से जल उनके शरीर के भीतर प्रवेश करता है और अधिक कंसंट्रेशन होने के बाद जल भीतर से बाहर की तरफ प्रवेश करता है। तो आइंस का और जल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के रेगुलेशन की सहायता से होता है। अर्थात शरीर में अगर जल की मात्रा अधिक उपस्थित हो जाए तो वो छोटी छोटी धानियाँ मिलकर या रिक्तिकाएँ मिलकर एक बड़ी संकुचनशील धानी बना लेती है, जिससे सभी प्रकार की छोटी छोटी धानियाँ उसमें समाहित हो जाती है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील धानी प्लाज्मा सेल के पेरिफेरल रीजन में आकर आप कह सकते हो ब्रेक डाउन होती है, जिससे उनमें वाटर रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल दोनों उपस्थित होती है। फूड वैक्यूल की बात करें तो हम बात करें प्रोटोजोन्स में, तो प्रोटोजोन्स में आपने देखा होगा यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इनमें फूड वैक्यूल्स के भीतर ही डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अर्थात पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया फूड वैक्यूल्स में संपन्न होती है, जिसके कारण ये फूड वैक्यूल पूरे शरीर में आप कह सकते हो सर्कुलर प्रकार से मूवमेंट करती है, जिसकी सहायता से उनमें पाचन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करें हम रिजर्व फूड मटेरियल की, या आप कह सकते हो आरक्षित खाद्य पदार्थ। आरक्षित खाद्य पदार्थ की बात करें तो प्लांट सेल्स में आप अच्छी तरह जानते हो स्टार्च या मंड, जिसे मंड भी कहते हैं, ये मुख्य आरक्षित खाद्य पदार्थ होता है। जबकि एनिमल सेल्स की बात करें तो यहाँ ग्लाइकोजन मुख्य संग्रहित खाद्य पदार्थ है। अर्थात जब कोशिकाओं को या ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो यहीं से स्टार्च और ग्लाइकोजन से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात ग्लाइकोजन के संग्रहित रहने के कारण ये ग्लाइकोजन समय समय पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट के आधार पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है और शरीर को या बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो ग्लाइकोजन इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। और आपको पता है ग्लाइकोजन लीवर में स्टोरेज रखा जाता है या यकृत में संग्रहित रखा जाता है। बात करें हम एनिमल सेल्स की। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। एज यू नो सेंट्रोसोम में ही सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं और सेंट्रियोल की उपस्थिति के कारण ही एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के दौरान। तो बात करें यहाँ सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम एब्सेंट। इन हायर प्लांट्स या उच्च पादपों में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलते हैं। दे में बी प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स। कुछ निम्न पादपों में ये उपस्थित हो सकते हैं। इनके अलावा ये हायर प्लांट्स जैसे बात करें हम टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट,
एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें ये एब्सेंट होते हैं। लोअर प्लांट्स में ये देखने को मिल सकते हैं। जबकि एनिमल सेल्स की तो विशेषता होती है कि सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम दोनों इनमें उपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम में ही सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु का फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन के दौरान। और आप अच्छी तरह जानते हो स्टूडेंट्स कि तर्कु तंतु ही गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर ले जाने का कार्य करते हैं, जिनके कारण इंफॉर्मेशंस शेयर हो पाती है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस के ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इनके अलावा कुछ और हम कैरेक्टर्स देखें तो ये निम्न होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अगर तर्कु तंतुओं के निर्माण की बात करें तो आपको पता होगा तर्कु तंतु सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं। हम प्लांट सेल्स की बात करें तो यहाँ अनएस्टल टाइप के होते हैं, अर्थात तर्कु तंतु के निर्माण के लिए एस्टर रे का फॉर्मेशन पहले होना ज़रूरी है। और एस्टर रे का फॉर्मेशन जब होगा जब सेल्स में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। तो प्लांट सेल्स में जब सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तो एस्टर रे का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अतः आप ये कह सकते हैं कि तर्कु तंतुओं के निर्माण अनएस्टल प्रकार का होता है। जबकि बात करें हम एनिमल सेल्स की तो यहाँ एम्पीएस्टल टाइप का स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अर्थात प्लांट सेल के कंपैरिजन में एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं और डेवलप्ड होते हैं। अतः सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और एस्टर रे का फॉर्मेशन हो पाता है। एस्टर रे से ही स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। अतः आप कह सकते हैं यहाँ एम्पीएस्ट्रल टाइप का स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें हम ग्लाइओक्सिसोम्स की। ग्लाइओक्सिसोम्स आप जानते होंगे ये माइक्रोबॉडीज है। माइक्रोबॉडीज की बात करें ग्लाइओक्सिसोम तो ये प्रेजेंट इन सीड सेल्स। कुछ बीज वाली कोशिकाओं में कुछ प्लांट्स की ऐसी सीड सेल्स होती है जिनमें ग्लाइओक्सिसोम्स देखने को मिलते हैं। जबकि एनिमल सेल्स में ये माइक्रोबॉडीज एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम प्लाज्मोडेस्मेटा की तो जब मैंने प्लांट सेल्स का डिटेल स्टडी करवाई थी तब मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था कि प्लाज्मोडेस्मेटा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ इंटरप्शन होते हैं जो कि एक साइटोप्लाज्मिक कॉन्टैक्ट डेवलप करने का कार्य करते हैं। या आप कह सकते हो अदर सेल से साइटोप्लाज्म को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये पाए जाते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल्स की विशेषता होती है जो कि साइटोप्लाज्मिक कॉन्टैक्ट बनाने का कार्य करते हैं, जिनके द्वारा अन्य कोशिकाएं या एक प्लांट सेल से अन्य प्लांट सेल्स जुड़ी हुई रहती है या अटैच रहती है और उनके मध्य साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। बात करें एनिमल सेल्स की तो यहाँ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या कॉन्टैक्ट एब्सेंट होता है। इसके अलावा प्लाज्मोडेस्मेटा के अलावा अन्य कनेक्शंस आर प्रेजेंट, मतलब आप कह सकते हो कि अदर कनेक्शंस यहाँ उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा साइटोप्लाज्मिक या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट बात करें हम गोल्जी बॉडीज की। गोल्जी बॉडी जिसे गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, जिनका प्रमुख कार्य सिक्रीशन या स्रावण करना है। गोल्जी बॉडी की बात करें तो यहाँ डिस्टिंक्ट होती है, अर्थात आप कह सकते हो यहाँ विस्तृत होती है या कम विकसित होती है और स्केटर टाइप की, अर्थात एक प्लांट सेल्स में बिखरी हुई रहती है एंड फाउंड नियर न्यूक्लियस और यहाँ केंद्र के नज़दीक देखने को मिलती है, बट आर कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स। यहाँ इनको प्लांट सेल्स में गोल्जी बॉडी को या गोल्जी अपरेटस को डिक्टियोसोम कहते हैं और ये कम विकसित होती है और इनकी नंबर्स भी कम होते हैं। जबकि बात करें हम एनिमल सेल्स की तो यहाँ गोल्जी बॉडी वेल डेवलप्ड, अर्थात गोल्जिकाई यहाँ सुविकसित होते हैं और इनकी नंबर्स भी प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में मोर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जिसे आप साइटोप्लाज्म का डिवीजन कह सकते हो, अर्थात कोशिका द्रव्य के विभाजन की विधि की बात करें तो प्लांट सेल्स में सेल प्लेट मेथड के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये मैं आगे आने वाले वीडियो में जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में
रिप्रोडक्शन मेथड पढ़ेंगे तब मैं वहाँ आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा कि कोशिका खाँच विधि क्या होती है और कोशिका पट्टी विधि क्या होती है। तो यहाँ एनिमल सेल्स की कंपैरिजन में प्लांट सेल्स की बात करें तो यहाँ सेल प्लेट मेथड अर्थात कोशिका पट्टी के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और बात करें हम एनिमल सेल्स की तो यहाँ सेल फर्रो मेथड के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि कोशिका खाँच विधि द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो कोशिका खाँच एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और सेल प्लेट या कोशिका पट्टी विधि कोशिका द्रव्य के विभाजन में पादप कोशिकाओं में सहायक होती है। नेक्स्ट बात करें हम न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें या पोषण के प्रकार की बात करें तो यहाँ प्लांट सेल्स आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसकी वजह से एक प्लांट सेल्स अपने फूड का ओन प्रिपरेशन कर सकती है या स्वयं फॉर्मेशन कर सकती है। अतः ये ऑटोट्रोपिक या स्वपोषी प्रकार का पोषण शो करती है। जबकि बात करें हम एनिमल सेल्स की तो एनिमल सेल्स विदाउट क्लोरोप्लास्ट आप कह सकते हैं कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाती है। दे कांट प्रिपेयर ऑन फूड, सो वी कैन से द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक, या विषमपोषी प्रकार का पोषण इनमें देखने को मिलता है क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें स्पिरोसोम्स, स्पिरोसोम्स की बात करें तो ये भी माइक्रोबॉडीज है जैसे ग्लाइओक्सिसोम से होती है। स्पिरोसोम्स की बात करें तो स्पिरोसोम्स प्लांट सेल की विशेषता होती है, अर्थात पादप कोशिकाओं में उपस्थित हो सकते हैं। जबकि एनिमल सेल्स की बात करें तो स्पिरोसोम्स जो माइक्रोबॉडी के रूप में उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं एनिमल सेल्स में। लास्ट डिफरेंस की बात करें तो लाइसोसोम्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एनिमल सेल्स में इनकी संख्या अधिक होती है और ये डेवलप्ड होते हैं। अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो वेरी लेस इन नंबर, बहुत कम होते हैं संख्या में, और आप यूँ कह सकते हो कई प्लांट सेल्स ऐसी होती है जिनमें लाइसोसोम एब्सेंट भी होते हैं। जबकि बात करें हम एनिमल सेल्स की तो यहाँ डेवलप्ड होते हैं या विकसित प्रकार के होते हैं और मैनी इन नंबर्स अर्थात संख्या में भी अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम जिन्हें हम सुसाइडल बैग कहते हैं सेल का या कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं, एनिमल सेल्स में विभिन्न प्रकार की एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। और लाइसोसोम में आप सब जानते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से वो फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस दो मेथड होते हैं जिनके द्वारा फॉरेन पार्टिकल्स का पाचन करके उनको सेल से बाहर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के मध्य मेजर डिफरेंसेस। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।